चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं पंचायती राज के क्लास नंबर 2 पे। देखिए, अब क्या है, बात आ रहा है किसके लिए? तो इलेक्शन के चीज़ों पे हम लोग अब यहाँ पे चर्चा करेंगे कि भई पंचायत में जो निर्वाचन वाला मैटर है, उसके लिए क्या आयु होनी चाहिए, प्लस लोकसभा, विधानसभा, ये सबको हम लोग देखेंगे। न्यूनतम उम्र का एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि सबसे कितनी मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए, ऐसा करके। तो अगर ऐसा आ जाए तो आपके नॉलेज में अगर रहेगा तो वो चीज़ें अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखना है आपको, अगर आपको बोल दिया जाए कि भैया मतदान हेतु, मान लो अगर ऐसा बोल दे कि भैया आपको मतदान करना है, मत का दान करना है, वोट का देखना है, तो मतदान का उम्र के लिए कितना मतलब वो चाहिए, उम्र चाहिए। पहला क्वेश्चन, मतदान हेतु अगर आपको बोले तो कितना वर्ष मिनिमम आपका होना चाहिए, तो आपका चाहिए 18 वर्ष। ये बात आप याद रखेंगे कि भैया आपको मतदान हेतु कम से कम 18 साल होगा। मुझे याद है, मैं अपना पहला मतदान जो है 18 वर्ष की अवस्था में मैं कर चुका था, ठीक है। तो ये चीज़ें था। वैसे ही जब आपको बोला जाए कि पंचायत में अगर निर्वाचन उम्मीदवार बनना है, ठीक है, आपको चुनाव में लड़ना है, तब उसके लिए कैसे करोगे? तो ये मतदान हेतु 18 वर्ष, ठीक। और पंचायत में, पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, जो अपन पंचायत स्तर में जो अपन देख रहे हैं, तो पंचायत के मुद्दे पे अगर आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन का उम्मीदवार अगर आपको बनना है, चुनाव लड़ना है, अगर पंचायत निर्वाचन हेतु उम्मीदवार अगर आपको बनना है, तो आपको कितना वर्ष होना चाहिए? तब उस स्थिति में देखिए, 18 वर्ष तो मैंने मतदान का बताया। जैसे पीएससी में आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिनिमम 21 वर्ष चाहिए ना, उसी तरीके से आपको 18 वर्ष जब आप होगा तब आप पंचायत में चुनाव लड़ पाएँगे, लेकिन ये मिनिमम आयु है, ठीक? उसी तरीके से नगरीय निकाय का अगर आपको चुनाव लड़ना है, तब यहाँ पे आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? नगरीय निकाय में निर्वाचन हेतु, नगरीय निकाय में निर्वाचन हेतु अगर आपको कहा जाए, तो उसके लिए कम से कम आपकी 21 वर्ष उसमें भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ तो हमने मतदान के लिए 18 देखा। निर्वाचन अगर करते हो आप, हाँ, निर्वाचन मतलब चुनाव में क्या करते हो, खड़ा होते हो, उम्मीदवार बन के अपनी उम्मीदवारी बताते हो कि भैया मैं पंचायत के निर्वाचन में, पंचायत के चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहता हूँ, तो 21 वर्ष। और अगर आपका नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में अगर चुनाव लड़ना है, तो आपको मिनिमम 21 वर्ष यहाँ पे भी चाहिए, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिससे प्रश्न और भी बनते हैं, अगर आपको विधानसभा में चुनाव लड़ना है, तो कितना होना चाहिए? हमने उसका तो देख लिया कि भैया मिनिमम 21 चाहिए था। अगर विधानसभा में चुनाव लड़ना है, तो विधानसभा हेतु कितनी आयु चाहिए? तो विधानसभा चुनाव अगर किसी एक विधायक को लड़ना है या विधायक बनना चाहता है वो, तो उसे कम से कम, ज़्यादा नहीं, 25 साल पूर्ण उसकी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष विधानसभा के लिए चाहिए। किसके लिए? विधानसभा के लिए। और लोकसभा के लिए कितने चाहिए? तो लोकसभा और विधानसभा में कोई डिफरेंसेस नहीं दिया गया है। यहाँ पे याद रखेंगे, लोकसभा की आयु, लोगों की सभा है ये। तो लोकसभा हेतु भाई जिस प्रकार से विधानसभा क्या है, लोगों की सभा होती है ना, उसी तरीके से लोकसभा भी लोगों के द्वारा चुनी गई है ना, तो उसके लिए भी 25 वर्ष है, ठीक। उसके लिए भी कोई अलग नहीं है, विधानसभा हेतु भी, लोकसभा हेतु भी। अब आता है संवैधानिक, इसमें हम विधान परिषद को देखते हैं और राज्यसभा को देखते हैं, क्योंकि विधान परिषद और राज्यसभा में आपको पता है ये स्थायी बॉडी है। तो पहले अपन देखते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद हेतु कितनी आयु चाहिए? विधान परिषद में अगर आपको चुनाव लड़ना है, ठीक है,
तो उसमें विधान परिषद हेतु आपको मिनिमम कितना साल चाहिए, तो 30 वर्ष। ठीक। और विधान परिषद के अलावा अगर राज्यसभा के रूप में कोई भी गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करती है तो भी मिनिमम कितना चाहिए राज्यसभा हेतु, किसके लिए, राज्यसभा के लिए कितना चाहिए, तो 30 वर्ष इसके लिए भी चाहिए। देखिए इन दोनों में 25-25, इन नीचे 30-30। और जब बात आती है भारत का राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या गवर्नर, सब एक साथ लिखता हूं, ठीक है, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इसके लिए कितना चाहिए, तो इसके लिए याद रखना ये तीनों के लिए एक है 35 वर्ष। ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए बताइए। एकदम लॉजिक क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, अब मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, आप मुझे मैसेज करके बताएं, क्योंकि आंसर इसी में है। ठीक है, अब मेरे नंबर पे मैसेज करें। मेरा नंबर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों के पास है, तो ये चीज़ें है ना, पूरा क्लियर दिख रहा बेटा आपको। ठीक है, ओके। तो बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, सीएम बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। आगे चलते हैं। अब आती है बात जमानत राशि की। हम आगे जब आप देखते हैं तो इसमें दो वर्ग मिलेगा, एक अनारक्षित मिलेगा, एक आरक्षित मिलेगा। ठीक, तो हम पंचायती राज में देखते हैं तो आता है अपना ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत आता है ना। तो अब हम देखेंगे कि पंचायत हेतु उम्मीदवारों की जमानत राशि कितनी होनी चाहिए। अभी जो जमानत राशि है इसे दो वर्गों में हम तोड़ेंगे। ठीक, पहला जो वर्ग होगा, यहाँ पे सबसे पहले इस स्थान पे मैं क्या करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे पद हो गया, पद नाम, चाहे आप सरपंच के लिए लड़ रहे हो, पंच के लिए लड़ रहे हो, जिसके लिए भी लड़ रहे हो, तो ये पद नाम। यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे आरक्षित वर्ग के मेंबरों को अनारक्षित को बताऊँगा। अनारक्षित मतलब जनरल, ठीक है, अनारक्षित वर्ग, अनारक्षित वर्ग को कितना लगेगा, और यहाँ पे बताऊंगा रिजर्व आरक्षित को, आरक्षित वर्ग। ठीक, तो अनारक्षित वर्ग के लिए अलग है, आरक्षित वर्ग के लिए अलग है। अब आप कहेंगे सर आरक्षित वर्ग क्या है, कौन कौन आएगा, तो आरक्षित वर्ग में वही एससी, एसटी, ओबीसी और किसी भी जाति की महिला। ठीक है, महिला को भी आरक्षण दिया गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे बनिया हो, चाहे वैश्य हो, कुछ भी हो। अगर वो चुनाव में लड़ती है, चुनाव में अगर वो उम्मीदवारी दिखाती है, तो उसे भी आरक्षित वर्ग में शामिल किया गया है, एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के अलावा महिला वर्ग। तो यहाँ पे आरक्षित वर्ग में पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एक आता है एसटी, एससी, ओबीसी, और यहाँ पे मैं फीमेल लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें सभी महिलाएं आती हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन चर्चा कहाँ से करें, पंच से, क्योंकि सबसे छोटी बॉडी वहीं से चालू होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। चलिए अपन यहाँ करते हैं पंच में। एक छोटा सा भी पंच जो है अपने बाइक में क्या लिखता है भूतपूर्व पंच लिख देता है ना। तो अनारक्षित वर्ग का कितनी राशि लगेगा, अगर वो पद उम्मीदवारी के लिए खड़ा होगा तो उसको जमानत करना पड़ेगा, जमानत राशि 50 रुपये, किसके लिए, जनरल के लिए। और ठीक 50% इसको आरक्षण मिलेगा इन वर्गों को,
तो ये कितना हो जाएगा 50 से 25 रुपए। ठीक है, वैसे ही हमने पंच का देखा, अब हम क्या करेंगे सरपंच का, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है सरपंच होता है, सर पे बैठने वाला पंच जिसे क्या कहते हैं सरपंच। कैसे बेटा लकेश, सही बात है ना। अब देखिए अनारक्षित को कितना लगेगा, तो अनारक्षित को लगेगा यहाँ पे 1000 रुपए अगर सरपंच का चुनाव लड़ना है तो, जबकि अनारक्षित वर्ग को कितना लगेगा, 1000 का कितना होगा 50%, 500 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया सर पे बैठने वाला पंच। जनपद पंचायत के सदस्य को कितना लगेगा, जनपद पंचायत मेंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मेंबर्स मतलब सदस्य। इंग्लिश बोलना थोड़ा अच्छा लगता है ना यार, हालांकि नहीं जानो वो बात अलग है ना। आई टॉक इन इंग्लिश, आई वॉक इन इंग्लिश, लेकिन सीखेज के कोशिश के चक्कर में तो मेंबर्स लिखे हुए हैं सदस्य ले। ठीक है, सो लेट मी कम हियर। तो जनपद पंचायत मेंबर्स या सदस्यों की कितनी अनारक्षित वर्गों के लिए डिसाइडेड है, ये किसके लिए आ रही है, हमने देखा सरपंच के लिए 1000 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000। ठीक, अब जब 2000 है तो ये इसके लिए कितना हो जाएगा 50% गिरेगा, तो हो जाएगा 1000। ठीक, अब जनपद पंचायत का हमने देखा ना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो जिला पंचायत का देखेंगे। किसका, तो जिला पंचायत अगर चुनाव कोई लड़ता है तो जिला पंचायत, इस पिछले बार मेंबर्स लिखे रहे हो ना, चल इधर ही मैं सदस्य लिख देता हूँ। ठीक है, तो तुम्हाला दोनों में दिक्कत नहीं हुई। 1000 से हमने 2000 में आया, तो इनका फिर इनका भी 2 गुना इनका भाव बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिला लेवल पे बैठेंगे अब, तो ये हो जाएगा 4000। ठीक है, अब 4000 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। ठीक, तो ये इसका क्या है पूरा ग्राफ है, पूरा फिगर है। अगर उम्मीदवार बनना है तो उसकी जमानत राशि कितनी होगी, पंच के लिए अनारक्षित वर्गों को 50 रुपये देना है। ठीक है, आरक्षित वर्ग को 25 रुपये देना है, जैसे रिजर्वेशन या आरक्षण मिल रहा है एसटी एससी ओबीसी को। और महिला वर्ग चाहे वो किसी जाति की हो, किसी समाज की हो, किसी धर्म की हो, महिला होनी चाहिए। अगली बात, सरपंच के लिए 1000 रुपये लगेगा जनरल को, तो आरक्षित वर्ग को लगेगा 500। जनपद पंचायत सदस्य या मेंबर्स के लिए 2000 लगेगा, तो उनको लगेगा 1000। जिला पंचायत सदस्यों को 4000 रुपये जमानत जमा, जब वो फॉर्म भरने जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो 4000 रुपये जमानत राशि देना पड़ेगा। किसको, जनरल वर्ग को। तो इन्हें क्या लगेगा, तो इन्हें 2000 मतलब सीधा 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, ये तो हमने देखा पंचायत स्तर पे। ये किसके स्तर पे देखा, तो पंचायत चुनाव के उम्मीदवार के लिए देखा। जमानत राशि किसके लिए देखा हमने, तो ये हमने देखा पंचायत हेतु, पंचायत उम्मीदवारी हेतु। किसके लिए देखा हमने, तो पंचायत में अगर कोई उम्मीदवारी करे उसके लिए। अब हम क्या देखेंगे, तो नगरीय निकाय में अगर कोई आदमी उम्मीदवारी करता है नगरीय चुनाव में, तो उसको कितना जमानत राशि लगता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है करते हैं, एक एक करके चलेंगे बेटा, हड़बड़ी मत करना। नगरीय निकाय चुनाव है, चुनाव उम्मीदवारी हेतु। तो नगरीय निकाय में जब चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी करेगा, तब उसे जमानत राशि लगेगा। कितना लगेगा, अब देखना, जमानत राशि। ठीक, नगरीय निकाय में 3 मेन चीज होगा। पहला, नगर का पार्षद होगा। दूसरा, नगर पालिका परिषद का पार्षद होगा। फिर उसके बाद नगर पालिका निगम का पार्षद होगा, और यही फिर क्या करते हैं, अध्यक्षों को चुनते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक करके अपन चलेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ तो नगर पंचायत के पार्षद के बारे में, फिर अपन नगर पालिका के पार्षद में जाएंगे। तो नगर पंचायत पार्षद, नगर पंचायत पार्षद की क्या होगी वो देखेंगे। उसके बाद में अपन कहाँ जाएंगे, नगर पालिका में जाएंगे, फिर नगर निगम में जाएंगे। ठीक है, नगर पालिका के पार्षद को कितना लगेगा, और नगर पंचायत नगर पालिका बोला पहले, नगर पंचायत फिर नगर पालिका, अब नगर निगम आएगा। तो नगर निगम के अधीन ही नगर पालिका होता है, इसीलिए नगर पालिका निगम कहेंगे हम लोग इसे। नगर पालिका निगम के पार्षदों के लिए। ठीक, तो इनकी क्या जमानत राशि होगी जब कोई नगर पंचायत के स्तर पे मान लो लड़ रहा है। नगर पंचायत, बहुत सारे नगर पंचायत है, अगर वहां से लड़ रहा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग में इसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं बताऊंगा आपको अनारक्षित वर्ग को, जनरल को जिसे रिजर्वेशन नहीं मिलता। उसके बाद मैं बताऊंगा आरक्षित वर्ग को जिसे रिजर्वेशन मिलता है। ठीक, दो वर्गों का यहाँ पे बात हो रहा है। अब देखिए, जब आता है नगर पंचायत की बात, तो उसे कितना जमानत राशि देना पड़ता है। तो इन्हें नगर पंचायत के चुनाव के लिए देना पड़ता है 1,000 रुपये। ठीक है, और आरक्षित वर्ग को कुछ लाभ मिलेगा, कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, तो कितना 50% सीधा 500 रुपये उन्हें लगेगा। जबकि नगर पालिका के पार्षद को कितना लगेगा, तो पार्षद के लिए वो 2 गुना हो जाएगी, अर्थात 2,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,000। और वहां पे उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, किसको, जिन्हें आरक्षण मिल रहा है। कितना लगेगा चुनाव लड़ने के लिए, 1,000 रुपये मात्र। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई नगर निगम से क्या पार्षद का चुनाव लड़ता है तो उसे कितना लगेगा, तो उसे 3,000 रुपये लगेगा। जबकि जो आरक्षित वर्ग का जिसे आरक्षण मिल रहा है, एसटी, एससी, ओबीसी और महिला वर्ग, उसे सीधा 50% का छूट है, अर्थात 1,500 रुपये का डिफरेंस है। ठीक, तो ये हो गए जमानत राशि, और इससे क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल आप इसको बनाना है आपको। कुछ बातें और मैं आपको बताता हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकता है ना। तो देखते हैं हम लोग पंचायती राज में वार्ड और क्षेत्रों की संख्या कितनी होती है। पंचायती राज को पहले देखेंगे, उसके बाद अपन नगर निगम को देखेंगे। सब बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, कितने कोरम होना चाहिए, कैसी बैठकों के नियम होना चाहिए, वो सब चीज़ों पे अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज ऐसा मैंने लिख दिया। अब मैं पंचायती राज के बारे में बता रहा हूँ, ना कि नगर निगम के बारे में। तो उसमें वार्ड और उसके चुनाव क्षेत्र, उसकी संख्या कितनी होगी। वार्ड व चुनाव क्षेत्र संख्या, यहाँ पे एक बात याद रखना, पंचायती राज बोलूँ ना तो आप समझ लेना ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो है वार्डों में बटा रहता है। ठीक है, ग्राम पंचायत। ठीक, अब यहाँ पे आएगा अधिकतम और न्यूनतम वाला बात। तो कम से कम ग्राम पंचायत में 10 ठो वार्ड होना चाहिए, 10 वार्ड। ये क्या है, अब यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, ये है आपका न्यूनतम। कम से कम एक गांव में, मतलब एक ग्राम पंचायत में, जो पंचायत का जैसे दर्जा है, कम से कम 10 वार्ड होगा। और अधिकतम कितना होगा, ये तो अधिकतम होगा 20 होगा क्या, 10 दूनी 20। तो ये किसके लिए हो गया, ग्राम पंचायत में वार्डो। वार्ड देखियो ना, वार्ड कौन से, तुम कौन से वार्ड में आता रे, ऐसा करके पूछते हैं ना।
जब राशन लेने जाओ तो उसमें लिखा रहता है ना वार्ड क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 16, तो उसमें आपका देखना उचित मूल्य की जो पुस्तक है उसमें लिखा रहता है। अब ये हो गया गांव के लेवल पे, लेकिन जनपद के लेवल पे अगर देखें तो जनपद पंचायत का क्या है, उसका क्षेत्र है, जो मेंबर है अलग अलग क्षेत्र क्रमांक से लड़ते हैं, क्षेत्र क्रमांक 14, क्षेत्र क्रमांक 15, क्षेत्र क्रमांक 18। ठीक है, तो ग्राम पंचायत हो गया। अब देखेंगे हम लोग जनपद पंचायत। जनपद पंचायत में मिनिमम कितने क्षेत्र होना चाहिए, जैसे उसमें मिनिमम 10 वार्ड थे, तो वैसे ही याद रखना मिनिमम में इसमें भी 10 क्षेत्र रहता है। लेकिन जब मैक्सिमम की बात आती है ना, तो यहाँ पे फिगर चेंज हो जाता है। तो अधिकतम 25 क्षेत्र होता है, किसके लिए? जनपद पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए। ठीक, उसी तरीके से जिला पंचायत में जब आप जाते हैं तो इसका फिगर भी थोड़ा चेंज होता है। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, अब जाएंगे अपन जिला पंचायत सदस्य में, क्योंकि ये ही सदस्य क्या करेंगे बाद में अध्यक्ष को चुनेंगे। तो जिला पंचायत सदस्य है तो ये कितना, तो ये भी न्यूनतम 10 क्षेत्र होंगे जहां से सदस्य जो है चुनाव लड़ेंगे। न्यूनतम उस क्षेत्र की जिला की जनसंख्या पर निर्भर है कि कितनी जनसंख्या है। जितनी जनसंख्या का एक्सपांसन होगा उतना उतना उस क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र में चेंजेस आएगा। ठीक है, और अधिकतम उस क्षेत्र में कितना हो सकता है, तो 35 हो सकता है। तो 20, 5, 25 और 25 में थोड़ा आगे जाएंगे आप, 25 में 10 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो गांव के पंचायत में कम से कम 10 वार्ड होगा पंचों के लिए और अधिकतम 20 वार्ड होता है। वैसे जनपद पंचायत के सदस्यों के लिए मिनिमम 10 क्षेत्र होता है, जहाँ पे जनपद पंचायत के पार्षद लोग जो होते हैं ना, जो सॉरी क्षेत्र के, उस क्षेत्र के जनपद पंचायत के सदस्य जो होते हैं वो यहाँ पे लड़ते हैं और अधिकतम 25 लोग होते हैं। अधिकतम 25 क्षेत्र होता है जनपद पंचायत के लिए, जबकि जिला पंचायत के लिए जो सदस्यों का क्षेत्र क्रमांक होता है न्यूनतम 10 क्षेत्र उनको दिया जाता है और अधिकतम वो जो सदस्य होते हैं जिला पंचायत सदस्य वो 35 लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये निर्वाचन आयोग डिसाइड कराएगा, परिसीमन कराएगा, उसके बाद में देखिएगा कितनी पॉपुलेशन है, कितने भागों में तोड़ा जाना उचित होगा। तो ये हो गया आपका गांव के ग्राम पंचायत 73 पंचायती राज के तहत। अब अगला जो अपन देखेंगे वो आएगा किसमें, तो ये आ जाएगा शहरी क्षेत्र के लिए, एक नगरीय निकाय के लिए। कंपैरिजन जरूरी है ना यार, कि नगरीय निकाय में कितने अधिकतम और कितने न्यूनतम सीटें हो सकती है ना, वार्ड और क्षेत्र की संख्या। तो अब देखेंगे नगरीय निकाय में हम वार्ड और क्षेत्र, जैसे हम पंचायत में अपन देखें ना, ठीक है, तो नगरीय निकाय में जब अपन वार्ड को देखें तब अपन नगर पंचायत के वार्ड में अपन सबसे पहले नगर पंचायत देखेंगे। ठीक, फिर नगर पालिका, फिर निगम आता है ना, तो वैसी नगर पंचायत के वार्ड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नगर पंचायत वार्ड। अब आप बताएंगे कि भाई न्यूनतम कितना होगा, इसका फिगर चेंज हो गया। उसमें 10-10 था ग्राम पंचायत, पंचायती राज अधिनियम में 10-10 था न्यूनतम, इसमें फिगर चेंज हो जाएगा। नगर पंचायत के लिए अलग हो जाएगा, 15 हो जाएगा। न्यूनतम 15 सीट होना चाहिए और अधिकतम जो है ये चले जाएगा, जैसे उसमें अधिकतम 20 था, ये अधिकतम जाएगा 40। ठीक है, नगर पंचायत के वार्ड की बात हो रही है। लेकिन जब बात अब नगर पालिका परिषद के वार्ड की करते हो, नगर पालिका परिषद वार्ड की संख्या जो नगर पालिका के अंतर्गत आता है, तो नगर पालिका में भी न्यूनतम कितना रहता है, 15 रहता है, लेकिन जो अधिकतम है वो भी 40 होता है। किसके लिए, नगर पालिका के लिए। जैसे चांपा क्या है, नगर पालिका है। ठीक,
जैसे बिलासपुर सिरगिट्टी नगर पंचायत है, वैसे बहुत सारे नगर पंचायत है। लेकिन ये नगर पंचायत के वार्ड में 15 मिनिमम, इसमें भी 15 मिनिमम, उसमें 40-40 अधिकतम अधिकतम दोनों का। अब भैया हम जाएंगे नगर पालिका निगम परिषद, क्योंकि निगम के अंतर्गत पालिका आ रही है, तो नगर पालिका निगम, नगर पालिका निगम, ठीक है। तो नगर पालिका निगम में जो वार्ड होंगे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा नगर पालिका वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ सिटी होती है बड़ा, नगर निगम होता है, तो वहाँ पे जनसंख्या बड़ी होती है, जैसे रायपुर है, कोरबा है, भिलाई है, सब चर्चा करेंगे। तो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम 40 सीट होगा, 40 वार्ड होंगे नगर पालिका निगम में। लेकिन ये निगम शब्द को भूलना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नगर पालिका है और यहाँ पे नगर पंचायत है, ठीक है, ये वाली जगह पे, ये स्थान पे। तो ये निगम में मिनिमम 40 और अधिकतम 70 होते हैं। परंतु एक शब्द यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि अगर नगर पालिका निगम क्षेत्र में, जहाँ पे निगम आता है, अगर 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो जाए तो वार्डों की संख्या जो 70 है ना, वो 85 हो सकती है। लेकिन कब? अगर उस निगम क्षेत्र में पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक हो जाए, तब उसको 70 से बढ़ा करके 15 सीट और बढ़ा दिया जाता है, 15 वार्ड और बढ़ाया जाता है, ठीक है। क्योंकि जब तक वो ज़्यादा भागों में टूटेगा नहीं, तो जनसंख्या का आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप डेवलपमेंट नहीं दिखा पाओगे, ठीक है। तो नगर पालिका निगम का जो वार्ड है मिनिमम 40 है, अधिकतम 70 है। परंतु यहाँ पे आप याद रखना 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, जिससे 10 लाख से अधिक जनसंख्या हो, तो ये जो अधिकतम वार्ड है वो कितना हो जाएगा, 85 वार्ड बन सकते हैं, ठीक है, अगर 10 लाख से अधिकतम जनसंख्या हो तो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मैं आपको और आगे इसके लेके जाऊंगा। तो ये 2 क्लासेस जितना भी मैंने बताया, शानदार तरीके से रिवीजन कीजिए। बहुत मेहनत किया हूँ मैं आपके लिए, बहुत पढ़ना पड़ता है, तब कैमरे के सामने पढ़ा पाते हैं। हमको भी बहुत डर लगता है, बहुत संकोच लगता है कि गलत ना पढ़ा दें। हमको भी लगता है कि किसी प्रकार की पढ़ाते पढ़ाते मुँह से कुछ और मत निकल जाए कभी ऐसा करके, तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मैं कितने बजे से उठा हूँ, कितने बजे से सोया हूँ और कितने बजे से तैयारी कर रहा हूँ, कितने बजे से कंटेंट बना रहा हूँ, कितने बजे से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, मेरा परमेश्वर जानता है। इसीलिए बेईमानी खुद से ना करें और मेरे सामने भी ना करें। जो सफल होना चाहते हैं वो तो एक संसाधन से ही आगे बढ़ रहे हैं, और जो बहाना मारना चाहते हैं वो कई संसाधन में भी पीछे छूट रहे हैं। मैंने जीवन में जितने भी एग्ज़ाम निकाले हैं, जितने भी पेपर निकाले हैं, जितनी भी परीक्षाएँ निकाला है, सारा खेल था रिवीजन का, और मैं आपको वही कहूँगा कि आप रिवीजन करें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।